नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से हाजिर है लेकर आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी, जिसमें हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही साथ आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं और हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रहेगी ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। और आज जो योर मनी में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। विरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। और विरल जी से हम दर्शकों के पोर्टफोलियो पर निश्चित तौर पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इनसे हम जानेंगे फोकस फंड्स के बारे में। जी हाँ, ऐसी कैटेगरी जिसमें आप अगर सही स्टॉक्स चुन लेते हैं तो बढ़िया रिटर्न हासिल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डाइवर्सिफिकेशन कम होने की वजह से इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो फोकस होकर समझते हैं फोकस फंड्स के बारे में विरल जी से। तो विरल जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, फोकस फंड्स के बारे में बताएं। खासतौर पर जब हम नॉर्मल इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स की बात करते हैं तो उससे ये कितना अलग है? शुक्रिया दीपाली, शो में बुलाने के लिए। नमस्कार सभी को। डेफिनेटली ये थोड़ा, इसको मैं ऐसा कहता हूँ हमेशा दीपाली कि ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी है फोकस्ड कैटेगरी म्यूचुअल फंड में, वो मिनी पीएमएस, अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पता होगी, वहाँ पे 50 लाख का मिनिमम कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट इनिशियल रहता है। पर अगर पीएमएस 50 लाख ज़्यादा है और अगर आपको सिमिलर स्ट्रक्चर आपको अगर म्यूचुअल फंड में चाहिए तो आप ऐसे फोकस्ड फंड में निवेश करके ले सकते हैं। अभी इसको मैं मिनी पीएमएस क्यों कहता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फोकस्ड कैटेगरी के अलावा जितने भी कैटेगरीज़ है, चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, अगर आप देखें सारे कैटेगरीज तो उसमें कहीं ना कहीं आपको 50 स्टॉक्स, 80 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स, इतने कॉम्बिनेशंस आपको एक पर्टिकुलर फंड के अंदर स्टॉक्स के मिलेंगे। पर जब हम फोकस्ड फंड की बात करते हैं तो वो 25 से 30 स्टॉक्स में ही ये सीमित हो जाता है। 30 के आगे के स्टॉक्स, 30 से ज़्यादा स्टॉक्स वो पर्टिकुलर कैटेगरी में निवेश नहीं करते हैं। तो बहुत ही फोकस तरीके से, नाम में ही है, बहुत ही फोकस तरीके से स्टॉक सिलेक्शंस होता है और वो निवेश करते हैं फंड मैनेजर्स। 30 से कम या मैक्सिमम 30 ये फोकस कैटेगरी के फंड्स में होता है। दूसरा एक ये चीज़ कहता है कि ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी है फोकस्ड कैटेगरी, वो लार्ज कैप में भी निवेश करता है, मिड कैप में भी निवेश करता है और स्मॉल कैप में भी करता है। कोई पर्टिकुलर मिनिमम मैक्सिमम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी इसको ऐसा कह सकते हैं कि मल्टी कैप जैसे ये पर्टिकुलर वर्क करता है और 30 स्टॉक से ज़्यादा ये निवेश नहीं करता है फोकस्ड कैटेगरी में। और एक चीज़ ये है कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच होता है, यानी फंड मैनेजर को पता होता है कि उसको कितने स्टॉक्स में निवेश करना है। सेक्टर्स बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स में ही वो फोकस रहते हैं और ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि ये कितना डाइवर्सिफाइड एक पर्टिकुलर फंड हो सकता है। बट अगर कोई पर्टिकुलर फंड मैनेजर 20, 25, 30 स्टॉक्स में निवेश करता है तो उसका डाइवर्सिफिकेशन लिमिटेड होगा, बट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो फोकस्ड कैटेगरी यानी मैं मिनी पीएमएस और 25 से 30 स्टॉक्स में ही सीमित हो जाता है ये पर्टिकुलर कैटेगरी का फंड। बिल्कुल सर, फोकस फंड के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब कुछ आपसे जानेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने जो कई बार जिक्र किया फंड मैनेजर का, जो कि सबसे अहम भूमिका फंड मैनेजर की रहती है फोकस फंड्स में, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसके सिलेक्शन में किन चीज़ों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ये जब फोकस्ड फंड की बात करते हैं, फोकस्ड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, पहले तो ये हाई कन्विक्शंस वाले स्टॉक्स को लेता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा लार्ज कैप का ही पोर्टफोलियो हो, पूरा मिड कैप का हो या पूरा स्मॉल कैप का हो। कॉम्बिनेशंस ऑफ
थ्री थिंग्स, यानी मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। तो हाई कन्विक्शन होता है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहता है। दूसरा ऐसा कह सकते हैं कि जो बेस्ट आइडियाज़ निकल के आ सकते हैं। अभी देखिए, अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो काफ़ी कुछ समय से मार्केट्स डाउन थे, मार्केट नेगेटिव जोन में थे, और धीरे धीरे अभी बढ़ोतरी हो रही है मार्केट में, मार्केट पिकअप हो रहे हैं, मार्केट में से रिटर्न्स आ रहे हैं। तो फॉल के बाद जब मार्केट रिकवर होते हैं और मार्केट अपसाइड दे रहे हैं, ग्रीन जोन के अंदर है, तब ऐसे कौन से आइडियाज़ बेस्ट पिक कर सकते हैं? तो बेस्ट आइडियाज़ को पिक करना, क्योंकि देखिए लिमिटेड स्टॉक्स को परचेस करते हैं, यानी ऐसा तो नहीं है कि 80 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स, बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत ही कम डाइवर्सिफिकेशन है। तो यानी बेस्ट आइडियाज़ को वो लेने की कोशिश करते हैं। और एक बेस्ट एडवांटेज क्या होता है फोकस्ड फंड का दीपाली, कि ये ट्रैकिंग के लिए आसान होता है, फंड मैनेजर्स के लिए भी और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ओवरलैपिंग अगर देखें तो ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होती है, और फंड मैनेजर भी, उनको पता है कि लिमिटेड स्टॉक्स है, ट्रैकिंग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स खुद भी अगर वो पर्टिकुलर फंड को एनालिसिस करना है तो ट्रैकिंग आसानी से कर सकता है। और बाकी देखिए तो अल्फा जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो वो एक्टिव फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फा जनरेशन कंपेयर टू अदर कैटेगरीज ऑफ फंड, वो अल्फा जनरेशन भी अच्छे से कर सकता है। राइट, तो जिस तरह से आपने बताया कि जो स्टॉक सिलेक्शन है काफ़ी लिमिटेड इसमें रहता है, ट्रैकिंग करना आसान होता है। विरल जी, ये भी जानना चाहेंगे, क्या इसका बड़ा एडवांटेज ये भी देखा जाता है कि ये डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न देने में सक्षम रहते हैं? क्योंकि देखिए डाइवर्सिफिकेशन डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने में काम आता है। यानी आपने अगर 50 स्टॉक्स डाले हैं या 80 स्टॉक्स डाले हैं या 100 स्टॉक्स एक आपके पर्टिकुलर फंड में लिए हैं फंड मैनेजर ने, तो वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है। तो डाइवर्सिफिकेशन के वजह से आपका रिस्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, राइट, और उसकी वजह से थोड़ा सा डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी आ जाता है। अभी फंड मैनेजर के ऊपर पूरा डिपेंडेंसी है कि फंड मैनेजर को क्या लगता है कि भाई मिड कैप के स्टॉक्स और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन बनाना है और लार्ज कैप को फिलहाल नहीं लेना है, तो रिस्क बहुत ही बढ़ जाता है। हालांकि जितना ज़्यादा रिस्क उतना रिटर्न्स भी ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं, पर उसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो आपको लंबे समय तक रखना पड़ता है। आप शॉर्टर ड्यूरेशन में, शॉर्टर टर्म में इसमें निवेश करके ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि जब हम फोकस फंड्स की बात करते हैं विरल जी, तो किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है? आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का जिक्र किया, वहीं अगर हम बिगिनर्स या फिर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात करें तो क्या उनके लिए ये सुटेबल रहते हैं या नहीं? बिगिनर के लिए तो डेफिनेटली इसको मैं सुझाव नहीं करूंगा कि ये जाए ऐसे फंड्स में। बिगिनर के लिए फ्लेक्सी कैप एक अच्छा सा कैटेगरी हो सकता है, या तो मल्टी कैप एक अच्छा सा कैटेगरी हो सकता है, या तो प्लेन वैनिला लार्ज कैप फंड भी अगर वो जाते हैं शुरू में तो वो उनके लिए अच्छा है। जैसे जैसे आपका मार्केट में एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपने टाइम स्पेंड किया है, राइट, लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग को आपने कुछ हद तक समझने की कोशिश की है, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर कैटेगरी अच्छी है। आपने लार्ज कैप में निवेश किया है, आपने फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में निवेश किया है, यानी आपका लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरी हो चुकी है। अभी आप थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न की तरफ जा सकते हैं, तो उसके लिए एक कॉन्सेंट्रेटेड कैटेगरी, फोकस्ड कैटेगरी, कम स्टॉक्स, प्ले लाइक अ मिनी पीएमएस, तो ऐसा जब आपकी सोच बढ़ जाती है, बन जाती है, तब ऐसे कैटेगरी के फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सर लास्ट में ये भी बता दीजिए कि किन्हें दूर रहना चाहिए, या फिर ये पूछूं कि फोकस फंड में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा खतरा या फिर रिस्क हमेशा जो साथ रहता हो? पहले तो सबसे पहले ये रिस्क है कि भाई कंसंट्रेशन रिस्क है। अभी बहुत ही कम स्टॉक्स में जाता है, डाइवर्सिफिकेशन कम होता है, तो कंसंट्रेशन रिस्क ज़्यादा है। फिर फंड मैनेजर की डिपेंडेंसी, यानी फंड मैनेजर को बहुत बार उसको देखना पड़ता है, उसको चर्न भी करना पड़ता है। क्योंकि देखिए चर्न क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखिए कम स्टॉक्स लिए हैं, स्टोरीज, आइडियाज़ कम स्टॉक्स के इसमें सीमित है, मार्केट की मूवमेंट चेंज होती है, डायनामिक्स चेंज होते हैं, तो शायद से उसको रिएक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फंड्स में जो लिए स्टॉक्स है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। फिर वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, कम स्टॉक्स है, मार्केट डाउनसाइड गए हैं, तो
वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, पूरे ओवरऑल आप अगर देखें तो निफ्टी 500 के सारे स्टॉक्स नीचे है, नेगेटिव है, तो ये भी 30 स्टॉक्स में भी काफ़ी गिरावट आ सकती है। और एक कॉन्सेंट्रेशन वाइज प्रॉब्ली ऐसा भी हो सकता है कि सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, यानी एक दो सेक्टर में ही ज़्यादा निवेश किया हो या डिवाइड किया हो अपने पोर्टफोलियो को। तो ये 3-4 रिस्क वैसे कह सकते हैं ज़्यादा है। आपका टाइम ड्यूरेशन, शॉर्टर ड्यूरेशन मत रखिए। आप 1-2-3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से डालेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, बट आपका टाइम टेन्योर कम से कम 5 साल से 7 साल का अगर रहेगा तो अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से सर आपने सरल भाषा में फोकस फंड की पूरी परिभाषा को हमारे दर्शकों के लिए बताया। थैंक यू सो मच इसके लिए। और अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं, सीधा उन्हीं से ही बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ मनविंदर सिंह जुड़ गए हैं हरियाणा से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सर। हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन है, मैं अपना 50 लाख में लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ओके 5 साल के लिए, और 1 लाख की मंथली सिप स्टार्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, उन्हीं फंड, अभी आप शुरुआत करना चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और इसके लिए मैंने कुछ फंड भी सिलेक्ट किए हैं। ओके, तो आपने अपना फंड सिलेक्शन कर लिया है। आप चाहते हैं कि जो सिलेक्शन आपकी तरफ से किया गया है वो सही है या नहीं, एक रिव्यू चाहते हैं। सीधा हम विरल जी से पूछते हैं। तो विरल जी, जिस तरह से मनविंदर जी बता रहे हैं कि ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 50 लाख रुपए का, इसके बारे में बताएं कहाँ पर इनको करना चाहिए। और साथ ही साथ ये मंथली सिप की भी शुरुआत करना चाह रहे हैं, और मंथली सिप की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है। और जो इनका फंड सिलेक्शन है जो ये चाह रहे हैं, क्या वो सही है, बताएं। देखिए, पहले तो मैं जो उनकी स्ट्रैटेजी है, उनकी करंट फंड जहाँ पे उन्होंने निवेश किया है उसके ऊपर मैं राय देना चाहूँगा। आपका आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट फंड है, उसको आपको कंटिन्यू रखना है। एग्रेसिव हाइब्रिड कहा जाता है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में आपकी एसआईपी चल रही है, उसको भी आपको कंटिन्यू रखना है। एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। बट आपके पोर्टफोलियो में एसबीआई बैलेंस एडवांटेज भी है। अभी ये इसको मैं यहाँ पे कहूँगा कि इसको आपको रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि ये सिमिलर एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज जैसा ही फंड बन के रह जाएगा, यानी एक ही कैटेगरी के 2 फंड्स हैं, तो इसको रिप्लेस करना है। फिर कोटक का इक्विटी सेविंग्स फंड है, काफ़ी अच्छा है, हाइब्रिड कैटेगरी में, कंटिन्यू रखना है इसको। और फिर वापस से इडलवाइज का इक्विटी सेविंग्स आपने लेके रखा हुआ है, जो अगेन आपका जो कोटक का इक्विटी सेविंग है उससे रेप्लिकेट करता है। तो एसबीआई बैलेंस एडवांटेज और इडलवाइज का इक्विटी सेविंग्स फंड, ये 2 फंड को मैं रिप्लेस करने कहूँगा और कोई दूसरे फंड के साथ। और रिवाइज पोर्टफोलियो में यहाँ पे ये कहूँगा कि आप आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट फंड है, उसमें आप कंटिन्यू रहिए। आपका एलोकेशन एसआईपी का उसमें 30,000 का करिए। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में आप 30,000 का एलोकेशन कर दीजिए। कोटक इक्विटी सेविंग्स में आप 20,000 का एलोकेशन करिए। और एक एचडीएफसी का शॉर्ट ड्यूरेशन प्योर डेट फंड्स में यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जिसमें आप 20,000 डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ये करिए। और जो 50 लाख का आपको लमसम डिप्लॉयमेंट करना है, राइट, तो उसको आपको, मुझे लगता है कि अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे करके एसटीपी के रूट में आपको निवेश करना चाहिए। और आपके पास लिक्विड फंड और फिर उसके सामने, जैसे अभी आईसीआईसीआई का आप लिक्विड फंड ले लीजिए और सामने आप आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट फंड में निवेश करिए। एचडीएफसी बैलेंस फंड में भी आप एचडीएफसी के लिक्विड फंड में डालकर आप एचडीएफसी का जो बैफ है उसमें धीरे धीरे निवेश करिए। और इस तरह से आप ओवरऑल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं लमसम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल राइट, तो किस तरह के बदलाव आपको अपने पोर्टफोलियो में करने की ज़रूरत है, वो सभी सलाह आपको दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ पंजाब से प्रदीप जी जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मेरा यही था, जो पोर्टफोलियो मैं चेंज किया हूँ उसके हिसाब से क्या उसमें कुछ बदल करनी चाहिए, फिर बदल, या फिर उस हिसाब से कंटिन्यू करना चाहिए? ऑल राइट, तो पोर्टफोलियो पर रिव्यू चाह रहे हैं। इनकी उम्र अभी 49 साल है, मंथली से 15,000 की चल रही है और पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 5 लाख के करीब पहुंच गई है। और जो निवेश अवधि, जो टाइम हॉरिजन इन्होंने चुना है वो 10 साल का है। तो पोर्टफोलियो की डिटेल्स विरल जी आपके पास मौजूद है, तो क्या सलाह रहेगी आपकी?
जो उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो, अभी देखिए पोर्टफोलियो में फंड तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से चेंजेस यहाँ पे मैं सजेशन दूंगा। एक एक करके लेते हैं। देखिए मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, काफ़ी अच्छा फंड है, ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है, इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर मिराई निफ्टी इंडिया का न्यू एज कंजम्पशन फंड जो है उसको आपको रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड थीमेटिक कैटेगरी का ये फंड है। फिर कोटक मल्टी कैप का कंटिन्यू का सजेशन है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का भी कंटिन्यू का है, SBI कॉन्ट्रा थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ थीम है, तो उसको भी मुझे लगता है कि आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। बाद में अगर हम देखेंगे तो HDFC का मिड कैप फंड है, वो भी आपको रिप्लेस करने की मैं सजेशन दूंगा, क्योंकि डुप्लीकेशन हो रहा है आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो से। कॉन्ट का मल्टी एसेट एलोकेशन जो फंड है उसको भी मैं रिप्लेस करने की सलाह दूंगा। ICICI का जो भारत फंड है उसको मैं कंप्लीट एग्जिट यहाँ पे मैं सजेशन दूंगा। DSP का निफ्टी का 500 उसको भी मैं कंप्लीट एग्जिट यहाँ पे दूंगा। मोतीलाल निफ्टी का डिफेंस फंड है, अभी देखिए डिफेंस फंड सेक्टोरियल फंड हो जाता है थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़े से अभी के माहौल से मैं पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि आप उसको होल्ड रखिए और उसको रिव्यू करिए 1 साल के बाद वापस से कि कैसे बन रहा है। और फिर बंधन का स्मॉल कैप है, उसको मैं होल्ड की सलाह दूंगा, आप उसको कंटिन्यू रखिए। तो ओवरऑल कंसोलिडेशन जो आपको करना है, आपको टोटल 9 फंड में से 5 फंड ओवरऑल अभी रखने हैं। आपको जो SIP है HDFC मिड कैप में से आपको SIP बंद रखनी है। कॉन्ट का जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उसको आपको बंद रखना है। ICICI का जो भारत फंड है उसको आपको बंद रखना है। मिराई का कंजम्पशन का FOF है उसको बंद रखना है। और फिर आपको जो आपका ओवरऑल जो DSP निफ्टी 500 और फिर निप्पॉन का स्मॉल कैप, ये जो 2 फंड है उसमें आपको एडिशन करने हैं, यानी जो स्टॉप करने के लिए कह रहा हूं वो आपको ये 2 फंड के अंदर आपको उसको रिप्लेस करने हैं। और प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे आपको बता दूं कि आपकी ओवरऑल 15,000 की SIP है, 10 साल अगर मैं 12% अनुमान से भी मैं देखूं तो और अभी जो करंट आपका 5 लाख का भी जो कॉर्पस बना है, तो ओवरऑल कॉर्पस जो है आपका वो 35 लाख के आसपास बन जाएगा 10 साल के अंदर। और अगर आप 10% से स्टेप अप करते हैं आपकी SIP को, तो कम से कम 45 लाख के आसपास का अनुमान आप आपके प्रोजेक्शन लगा सकते हैं आपके कॉर्पस से। राइट, तो कौन से फंड से आपको निकलने की ज़रूरत है, ये सलाह आपको दी गई है। और साथ ही साथ जिस तरह से विरल जी ने आपको बताया कि जो फंड्स की संख्या है उसको आप कम करें और साथ ही साथ स्टेप अप करें 10% का, और उसके बाद आप 42 से 45 लाख तक के कॉर्पस तक पहुंच सकते हैं। चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में, और आज हमारे साथ विरल भट्ट मौजूद हैं जो लगातार दर्शकों के पोर्टफोलियो पर अपनी सुझाव दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। और विरल जी, अब कुछ SMS के जरिए जो क्वेरीज हम तक पहुंची है उस पर बातचीत करते हैं। पहला SMS है कुलदीप सिंह का, जिन्होंने ग्वालियर से ये भेजा है और ये जानना चाह रहे हैं एक रिव्यू अपने पोर्टफोलियो को लेकर। इनकी उम्र 28 साल की है और अभी जो पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू की बात करें तो 15 लाख है। निवेश अवधि 20 साल की है। पोर्टफोलियो पर एक नज़र डालें तो इनके पोर्टफोलियो में एक्सिस लार्ज कैप फंड में जहां ये 2000 की सिप कर रहे हैं, HDFC लार्ज एंड मिड कैप में 1500, HDFC मल्टी कैप में 2000, HDFC मिड कैप में 3000, HDFC रिटायरमेंट सेविंग में 3500 का इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। और साथ ही साथ SBI स्मॉल कैप फंड में भी 3000 की इन्वेस्टमेंट जारी है। तो क्या इनका आउटलुक आप देख रहे हैं अगले 10 से 12 सालों में? देखिए, कुछ सजेशन है दीपाली, यहाँ पे मैं उनको बताना चाहूँगा कुलदीप जी को। पहले तो एक्सिस लार्ज कैप फंड है, तो मैं रिप्लेस कहने की यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रिप्लेस करिए, क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा है काफ़ी टाइम से और ऑलमोस्ट 3+ ईयर से, तो मुझे लगता है कि ये बदलाव करना चाहिए। बाकी HDFC का लार्ज एंड मिड कैप को कंटिन्यू रखना है, HDFC का मल्टी कैप को भी कंटिन्यू रखना है। देखिए, उन्होंने एक ही फंड हाउस के अंदर 3 फंड्स लिए हैं, हालांकि ओवरलैपिंग इतनी नहीं है, पर एक ही फंड हाउस के 3 फंड्स को रखना वो भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है। हालांकि तीनों फंड HDFC लार्ज एंड मिड कैप, HDFC मल्टी कैप और HDFC का रिटायरमेंट सेविंग फंड, तीनों डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स हैं, पोर्टफोलियो काफ़ी डिफरेंस है, ओवरलैपिंग इतनी नहीं है, तो रिव्यू करते रहिए।
बट मुझे लगता है कि एक ही एएमसीज के 3 फंड्स पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, और फिर एसबीआई का स्मॉल कैप फंड उन्होंने लेके रखा है। तो रिकमेंडेशन यहाँ पे यही है कि थोड़े से चेंजेस की मैं यहाँ पे सलाह दूंगा। चेंजेस करिए कि आप ओवरऑल आपका जो एक्सिस लार्ज कैप का है वो फंड, उसको आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में आप निवेश कर दीजिए, और एचडीएफसी लार्ज और मिड कैप को कंटिन्यू रखना है। एग्जिट आप आपके एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड से सोच सकते हैं, क्योंकि आपके बाकी सारे फंड्स जो है वो आपके नॉन ऐसा कह सकते हैं कि आप कभी भी एग्जिट हो सकते हैं, और एचडीएफसी का रिटायरमेंट फंड है वो आपका एक पर्टिकुलर लॉक इन लेकर चलता है। हालांकि 5 साल के बाद आप उससे भी एग्जिट कर सकते हैं, बट ये स्ट्रेटजी आपके ओवरऑल स्ट्रेटजी में कैसे बैठती है वो आपको देखना चाहिए। और बाकी एसबीआई स्मॉल कैप एंड ऑल वो काफ़ी सही है। प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से 15,000 की एसआईपी 12-13% अगर मैं उसकी अनुमान लगाकर कैलकुलेशन करूँ तो आपका जो प्रोजेक्टेड वेल्थ यहाँ पे है, आपकी उम्र कम है, आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप कंटिन्यू रहिए, इक्विटी में रहिए, ये तो सलाह मैं डेफिनेटली दूंगा। कम से कम आपकी एज 48 तक आप 2.5 करोड़ का कॉर्पस आप जमा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो जिस तरह से अगर निवेश अवधि की बात करें तो 20 साल की है और 2 से 2.5 करोड़ का कॉर्पस यहाँ पर जुटा सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से विरल जी ने आपको ये राय दी है, अगर आप 10% का स्टेप अप करते हैं तो 4 करोड़ तक का कॉर्पस आप जुटाते हुए सफलता हासिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, मानिक जी गुजरात से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा 35,000 का पर मंथ का एसआईपी अभी चालू है, तो अलग अलग मैंने वो रोका है। तो मेरा 10 साल का टारगेट, तो मेरा ये पूछना कि मेरा ये फंड सही है 10 साल के लिए? ऑल राइट, तो अभी जो वैल्यू हम देख रहे हैं वो 3.5 लाख की है और सिप ये कर रहे हैं 35,000 की, और लॉन्ग टर्म इनका नज़रिया है, 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो क्या राय रहेगी विरल जी, इनके पोर्टफोलियो को देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पोर्टफोलियो काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड है, डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट एएमसीज है, लीडर्स यानी वो कैटेगरी के लीडर्स उन्होंने लिए हैं। पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। डेफिनेटली पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी गारंटेड नहीं होता है, बट हाँ ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड है। एसबीआई गोल्ड में भी उन्होंने निवेश करके रखा है, यानी मेटल्स में भी निवेश करके रखा है, हाइब्रिड फंड लिया हुआ है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। ओवरऑल मैं कहता हूँ कि ओवरऑल इसमें देखिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में उन्होंने निवेश किया है। अगर फ्लेक्सी कैप पॉइंट ऑफ व्यू से और एक निवेश करना है तो वो एचडीएफसी के सामने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को रख सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो दोनों का ओवरलैप नहीं होता है, तो सजेशन ओवरऑल एडिंग ऑफ द फंड में मैं सिर्फ एक कहूँगा कि पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप वो सोच सकते हैं। प्रोजेक्शन करिए अगर हम यहाँ से कि ओवरऑल कितना वो जुटा पाएंगे, तो 35,000 की एसआईपी से 12% कैगर से 10 साल में वो कम से कम, और अभी के 3.5 लाख को भी अगर उसमें जोड़ दे तो कम से कम 80 से 82 लाख का प्रोजेक्शंस वो लेकर चल सकते हैं। और एसआईपी को कहीं पे भी बंद नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है। पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्ट्रक्चर्ड किया हुआ है उन्होंने। राइट, तो ओवरऑल बढ़िया पोर्टफोलियो लग रहा है, लेकिन कहाँ पर कोई नए स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं, नए फंड्स पर आप जा सकते हैं, वो सलाह आपको यहाँ पर विरल जी की तरफ से दी गई है। तो विरल जी, यहाँ पर वक्त अब कम ही बचा है शो में, जाने से पहले आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स जानना चाहेंगे। आज हमने फोकस फंड के बारे में बात की दीपाली, तो फोकस फंड में से मैं एचडीएफसी फोकस फंड को यहाँ पे रखना चाहूँगा। निपॉन मल्टी कैप ये मेरा दूसरा फंड होगा मल्टी कैप कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, क्योंकि जिस तरह से अभी मार्केट की मूवमेंट रहेगी तो उसमें फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप वो पोर्टफोलियो में निवेशक शामिल कर सकते हैं। और एक स्मॉल कैप, यहाँ से अगर 10-15 साल का अगर टाइम देना चाहते हैं तो एक स्मॉल कैप में ट्रस्ट का स्मॉल कैप फंड मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा। ऑल राइट, तो अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बढ़िया रिटर्न हासिल करने के लिए जो टॉप 4 फंड्स विरल जी की तरफ से आपको सुझाए गए हैं, एक बार उसका रिकैप कर सकते हैं। इसमें एचडीएफसी फोकस फंड, निपॉन मल्टी कैप फंड, अबैकस फ्लेक्सी कैप फंड और ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड शामिल है। तो इसी के साथ विरल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, और साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप हमें सवाल भेजते रहें, पोर्टफोलियो से जुड़ी कोई भी क्वेरी आपके मन में है
तो आप हमें बेझिझक योर मनी में भेज सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी आपकी क्वेरी का समाधान हम अपने एक्सपर्ट से लें। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।